हाय हेलो एवरीवन। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। बिजनेस एनालिसिस ऑफ कोर्स आगे हमारा कंटिन्यू रहेगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच आई थॉट आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। इंडसइंड बैंक का आपने वो जो भी इशू चल रहा है उनका वो आपने देखा होगा। ऑफ कोर्स डेरिवेटिव वाले पार्ट में उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। 2.5% ऑलमोस्ट उनके नेटवर्थ का जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड अमाउंट वाइज अगर हम देखें तो 1500 करोड़ के आसपास का अमाउंट बताया जा रहा है जितना उनके पीएनएल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि बैंक इसको अपने लेवल पे ऑडिट भी करा रहा है, तो ये सारा इशू बैंक का आया है लास्ट 2-3 डेज के अंदर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे ये इशू आया, काफी सारे लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में, एक्स पे, यूट्यूब पे आप देखोगे सब अपना अपना व्यू शेयर कर रहे हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, इन सब के व्यूज को अगर आप देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में सबका व्यूज जा रहा है और उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल करके आ रहा है, जो हमने पास्ट में भी बहुत बार डिस्कस किया इस चैनल के ऊपर अलग अलग कंपनीज के एनालिसिस के साथ में, कि सबसे जो बड़ा पेन है या सबसे बड़ा डेंजर है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मार्केट में, वो है जनरलाइज करना, चीजों को जनरलाइज करना, कि एक जगह एक बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ एंड उसको हम जनरलाइज कर दे पूरे सेक्टर के साथ में। सेम अभी आप देखोगे कि इंडसइंड बैंक में के साथ में जो इशू निकल करके आया है, लोग किस तरीके के व्यू शेयर कर रहे हैं कि बैंकिंग मॉडल ही खराब है, बैंकिंग मॉडल सबसे रिस्की है, बैंक में इस तरीके की जो चीजें हैं ये आप कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, या बैंक में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कभी भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। या बैंक में जब मैनेजमेंट ट्रांजिशन होता है स्पेसिफिकली बैंक में, तो उसका ग्रोथ रुक जाता है, ग्रोथ में स्लो डाउन हो जाता है, स्टॉक चलना बंद हो जाता है। सो इस तरीके की बहुत सारे थीसिस देखोगे लोगों का सिर्फ इसी डायरेक्शन में पॉइंट आ रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये चीजें ठीक हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बैंक के साथ में है। आई मीन किसी भी सेक्टर में, किसी भी बिजनेस के साथ में अगर आप देखोगे तो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। पास्ट में कितने सारे सेक्टर्स हैं जिनमें कंपनीज में बहुत बड़े फ्रॉड और स्कैम भी हुए हैं। आई मीन पावर सेक्टर में कितने सारे फ्रॉड स्कैम्स हुए हैं, एनर्जी सेक्टर में हुए हैं, एफएमसीजी जिसको सबसे स्टेबल बोला जाता है, वहां पे कितनी सारी कंपनीज ने डिफॉल्ट किया है। या आप रिटेल में देखोगे तो हर एक सेक्टर में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। ये जो इशू निकल करके आया इंडसइंड बैंक का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अब प्रॉब्लम वो कुछ भी हो, डेरिवेटिव का हो, किसी बैंक का हो सकता है सडनली एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम आ जाए, किसी बैंक का हो सकता है उनका इंटरनल जो कंप्लायंस है उसमें कुछ प्रॉब्लम निकल करके आ जाए, बट वो है क्या? वो एक तरीके का अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी तो किसी भी बिजनेस के साथ में रहेगा, ये बैंक स्पेसिफिक तो हो ही नहीं सकता ऑफ कोर्स। आई मीन अगर आप हमें जितनी कंपनीज को हम ट्रैक करते हैं, अगर आप ज्वेलरी सेक्टर में सेंको को देखो, सो Q1 Q2 कितना अच्छा रिजल्ट आया सेंको का, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा, अर्निंग ग्रोथ भी अच्छा। Q2 के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि अक्टूबर में Q3 में उनका हाईएस्ट एवर सेल्स का नंबर आया 1000 करोड़ का। अब उसके बाद क्या किसी को पता था कि उसका नवंबर दिसंबर में ज्यादा अच्छा सेल्स ग्रोथ नहीं आएगा कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, या उसका जो पैट है वो 50% गिर जाएगा? बिकॉज Q1 Q2 में तो उसने इतना सॉलिड अर्निंग ग्रोथ दिखाया। एक्सपेक्टेशन तो यही था कि जो इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट है 58-60 करोड़ का, वो Q2 Q3 में नॉर्मलाइज हो जाएगा एंड एडजस्ट इंपोर्ट ड्यूटी को एडजस्ट करने के बाद उनका अर्निंग ग्रोथ अच्छा आएगा थर्ड क्वार्टर में। सो वहां पे भी किसी को ये इसका क्लैरिटी नहीं था, ना ही मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कोई इंडिकेशन दिया था। अब उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ही हमको ये पता चला कि इतना बड़ा प्रॉब्लम आया उनके अर्निंग्स के साथ में, मार्जिन भी घट गए, अर्निंग्स भी घट गया। तो ये अनसर्टेनिटी किसी भी बिजनेस के साथ में आ सकता है। आई मीन इसको हम सिर्फ बैंक्स के साथ में या लैंडिंग के साथ में अगर हम इसको कनेक्ट करके और पूरे सेक्टर को ऐसे जनरलाइज कर दे कि बैंक होते ही रिस्की हैं, ये बहुत अनफेयर है। बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के माइंड में एक बहुत गलत मैसेज आ रहा है। अभी बैंक्स का ऑफकोर्स साइकिल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। 1-2 साल तक पहले तो बैंकिंग स्टॉक्स आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के लगाते थे, ऑलमोस्ट हर एक बैंक का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अभी लास्ट 1-1.5 साल बैंकिंग सेक्टर पूरा अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस आप बोल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि ये फेस कंटिन्यू रहेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कभी भी साइकिल चेंज हो सकता है, क्योंकि हर एक बिजनेस के साथ में ऐसे ही होता है, बिजनेस साइकिल्स में चलते हैं। उसमें अगर एक एक बैंक में कोई प्रॉब्लम निकल करके आया है तो अननेसेसरी हम अगर उसको पूरे सेक्टर के साथ में जोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा, आई मीन आप बोल सकते हो कि अनफेयर है। बिकॉज इसका मतलब क्या है कि आप पूरे सेक्टर को नहीं पढ़ रहे हो, आपने सिर्फ एक न्यूज पढ़ी है एंड उसके ऊपर आप आके वीडियो बना रहे हो या पोस्ट क्रिएट कर रहे हो और एक रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में एक गलत मैसेज डाल रहे हो। क्योंकि ये जो 1-2 साल अभी चला है बैंकिंग सेक्टर का, जहां पे मोस्टली आप देखोगे बैंकिंग स्टॉक्स ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका ही एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम चल रहा है। वैसे फेस में भी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। करूर वैसा बैंक को आप देखो, फेडरल बैंक को अगर आप देखो, स्टॉक रिटर्न्स वाइज भी इन दोनों स्टॉक्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 15, 20, 22% तक के रिटर्न्स दिए इन दोनों स्टॉक्स ने लास्ट 1 साल के अंदर, जब सेक्टर ही अच्छा नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज इनके एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया।
निम में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, इनका अर्निंग ग्रोथ स्टेबल रहा, आरओई का नंबर इंप्रूव हुआ। तो जब ऐसे फेस में भी आपको कुछ ऐसे बैंक्स दिख रहे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, एंड 2-3 मंथ्स में इतना बड़ा करेक्शन हुआ है पूरे मार्केट में, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के अंदर, उसके बाद भी इनके रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 15-20% के हैं लास्ट 1 ईयर के। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि जनरलाइज आप कर ही नहीं सकते किसी भी सेक्टर के साथ, चाहे बैंकिंग हो या कोई भी सेक्टर हो। हाँ, कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे जहां पे बीच में प्रॉब्लम आएगा, एक सडन एक आपको बड़ा इशू निकल करके आएगा, बट वो बिजनेस स्पेसिफिक है, वो सेक्टर स्पेसिफिक हो ही नहीं सकता। हमने बहुत बहुत बार यहाँ पे भी डिस्कस किया है कि मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है, ये देखने के लिए कि एक कंपनी पे क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, उसके लिए आपको हर एक कंपनी को पढ़ना पड़ेगा, ना कि आप किसी एक बिजनेस को पढ़ के एंड उसका कॉन कॉल वगैरह सुन करके आप आके कुछ भी बोल दोगे। सो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम वहां पे जनरलाइज कर रहे हैं, उससे आपका जो सबसे बड़ा चीज हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर रहे हो आगे आने वाली। सो ये चीज हमको समझना है। दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट ट्रांजिशन वाला, अब इसमें भी ऑफ कोर्स काफी सारे लोगों का आप देखोगे तो 1-2 इंसिडेंट उन्होंने लिया है पास्ट का कि इस बैंक का मैनेजमेंट ट्रांजिशन हुआ तो उसका ग्रोथ रुक गया, इसका कुछ भी इशू निकल करके आया या स्टॉक चलना बंद हो गया। बट वहां पे ऐसे भी बैंक्स हैं जिनका मैनेजमेंट ट्रांजिशन हुआ एंड उसके बाद वो बैंक ऑल टाइम बेस्ट बन गया। आईसीआईसीआई बैंक को आप देखो, उनका मैनेजमेंट ट्रांजिशन हुआ आई थिंक 2018-19 के आसपास हुआ, एंड आज आईसीआईसीआई बैंक जो है वो टॉप क्लास बैंक में है, अपनी हिस्ट्री में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक बना है वो पिछले 4-5 इयर्स के अंदर। एक्सिस बैंक का सेम केस हुआ, मैनेजमेंट चेंज हुआ एंड उसके बाद बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस आई बैंक की तरफ से, उनको वैल्यूएशन भी जो है उनका री रेटिंग हुआ मार्केट की तरफ से। तो ये सारी चीजें आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि किसी भी पार्ट पे आप जनरलाइज कर ही नहीं सकते, चाहे वो बैंक हो या कोई भी सेक्टर हो। अगर मैं उस पर पैसा नहीं बना पाया या मेरा रिस्क फ्रेमवर्क स्ट्रांग नहीं है या मैंने उसमें लॉस खाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्टर खराब हो गया, इसका मतलब ये कि मेरा रिस्क फ्रेमवर्क जो है वो अच्छा नहीं है। सो मुझे उस पर काम करने की जरूरत है, रेदर देन कि मैं आके आपको एक गलत मैसेज दूं कि ये सेक्टर ही खराब है। हाँ, बीच में सेक्टर का फेज बिल्कुल वो किसी भी सेक्टर के साथ में होता है जो थोड़ा सा वीक फेज चलता है, डिमांड चली जाती है, थोड़ा ग्रोथ घटता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सेक्टर कभी पैसा नहीं बनाएगा। बैंकिंग सेक्टर में एक से एक वेल्थ क्रिएटर्स पहले भी हुए हैं, आज भी हैं और आगे भी होंगे, सेम एनबीएफसी सेक्टर में भी हैं, और ये चलता है, ये हर एक सेक्टर के साथ चलता है। हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते एक प्रॉब्लम को लेकर के। आई मीन अगर आप ये जनरलाइजेशन ही अगर आप देखो, सिर्फ अगर मैं एक ही कंपनी को पकड़ रहा हूं, एक ही बिजनेस को पढ़ रहा हूं एंड उसी पे आगे कुछ भी व्यू बोल रहा हूं, तो वो बहुत अनफेयर है। जैसे ईएमएस में अगर आज मैं ईपैक को पढ़ूं सिर्फ और मैं उसका देखूं कि 30-40% का ग्रोथ है, उसका पी मल्टीपल जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में 40-50% पे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उससे तो मुझे वो स्टॉक बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ईपैक अच्छा है या नहीं है, ये पढ़ने के लिए, ये देखने के लिए मुझे उसके कॉम्पिटिटर्स को भी पढ़ना पड़ेगा कि उसके कॉम्पिटिटर्स कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। सिर्फ एक बिजनेस को पढ़ करके आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते इन्वेस्टिंग के रिलेटेड। इसीलिए हमने पास्ट में भी डिस्कस किया था कि कंपनी स्पेसिफिक आप जितना माइंडसेट रखोगे, बिजनेस स्पेसिफिक जितना माइंडसेट रखोगे, उतना बेटर आपका डिसीजन मेकिंग होगा। और उसके साथ में आपका स्ट्रॉन्ग रिस्क फ्रेमवर्क, जो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया है कि किसी भी बिजनेस में अगर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, इशू दिख रहा है, सो बेटर है कि आप कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करो, जितना जल्दी हो आप या तो एग्जिट करो या फिर वहां से आप अपना एलोकेशन कट करो, डिपेंडिंग अपॉन कि इशू कितना बड़ा है। अगर वरना यही होगा कि हम एक बिजनेस में स्टक हो जाएंगे एंड आगे चल के हमारा माइंडसेट ऐसे हो जाएगा कि पूरा सेक्टर ही ऐसा है, पूरा सेक्टर ही खराब है। आप कैपिटल मार्केट स्टॉक्स का बहुत बड़ा एग्जांपल ले सकते हो। हार्डली 3-4 महीने पहले हम डिस्कस करते थे, सारी कंपनीज का कॉन कॉल डिस्कस करते कि बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है, मार्केट शेयर गेन हो रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनीज को। एंड जस्ट एक मंथ के बाद, आई थिंक दिसंबर के बाद, हमने जनवरी में डिस्कस किया था सीडीएसएल के रिजल्ट के साथ में, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो के रिजल्ट के साथ में, कि इस सेक्टर में अब जो है वो बहुत बड़ा इशू दिखना स्टार्ट हो गया है, सीडीएसएल के नंबर्स के साथ में भी, एंड वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो का भी जब नंबर आया तो वो भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। क्योंकि जब मार्केट इतनी तेजी से करेक्ट हो रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, सो कोई भी इन्वेस्टर कैसे कंफर्टेबल फील करेगा कि मैं फ्रेश पैसा डालते जाऊं। मतलब आज अगर आपका पोर्टफोलियो 5-10% गिरता है 2-3 दिन के अंदर, तो क्या आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि नेक्स्ट डे सडनली आपको 50,000 रुपीज फ्रेश एसआईपी करना है या फिर 5-10 लाख का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है? ऑफकोर्स आप टाइम लोगे या थोड़ा सोचोगे या थोड़ा वेट करोगे कि ट्रेंड पता चल जाए मार्केट का। सो ये बहुत कॉमन सेंस है। अब हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे एंड वहां पे स्टक हो जाएंगे स्टॉक में, और आगे चल के हम बोलेंगे कि कैपिटल मार्केट ही सिक्लिकल है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स खराब होते हैं। सो वो बहुत बहुत गलत व्यू है एंड एक बहुत रॉन्ग मैसेज आप दे रहे हो इन्वेस्टर्स को, रिटेलर्स को, जो आगे चल के उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी में उनको बहुत ज्यादा डिसरप्ट कर सकता है।
तो ये पॉइंट डिस्कस करना आई थॉट कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन मैंने बहुत सारे व्यूज देखे लोगों के कि एक ही डायरेक्शन में इसको जनरलाइज किया जा रहा है कि लैंडिंग मॉडल ही खराब है, बट इसी लैंडिंग मॉडल में बहुत सारे अच्छे अच्छे वेल्थ क्रिएटर्स भी हुए हैं और आगे भी होंगे। अभी भी साइकिल चेंज होगा तो आप देखोगे अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसमें मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम माइक्रो फाइनेंस का आप एग्जांपल लो, 1-1.5 साल पहले हम यहीं पे डिस्कस करते कि कंपनी की कितनी अच्छी ग्रोथ है, 40-50-60% का AUM ग्रोथ आता था, मार्जिन बेस्ट होते थे, ROE का नंबर 25-30% का होता था। सो वो साइकिल चेंज हुआ। अब मैं अगर उस साइकिल के साथ में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं कर रहा हूं, अपना एलोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूं, एंड मैं होप में बैठा हूं कि एक दिन साइकिल घूमेगा और मेरे फेवर में आ जाएगा, तो वो मेरा मिस्टेक है। बिकॉज वो आप एक तरीके से आप गलत चीज पे होप कर रहे हो। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि वो साइकिल दोबारा से कब इंप्रूव होगा, उसमें कितना लंबा टाइम लगेगा। सो अननेसेसरी अगर आज मैं 10% का हिट नहीं लेना चाहता अपने एक स्टॉक के अंदर और उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करके दूसरी अच्छी जगह यूटिलाइज नहीं करना चाहता, तो वो मेरा मिस्टेक है। मैं खुद देख रहा हूं स्टॉक को 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40-50% नीचे जाते हुए, एंड सिर्फ होप में बैठा हुआ हूं। उसके लिए मैं सेक्टर को गलत नहीं बोल सकता कि माइक्रो फाइनेंस सिक्लिकल है। माइक्रो फाइनेंस तो सिक्लिकल है, बट उसमें कुछ खराब नहीं है। उस सिक्लिकल नेचर की वजह से ही वो बड़े बड़े बैंक से भी ज्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देता है इन्वेस्टर्स को, और वो अभी भी होगा जब साइकिल चेंज होगा। लेकिन मैं अगर वही 1 साल पहले पुराने वाले लेवल पे लेके बैठा हुआ हूं, तो वो मेरा मिस्टेक है कि मैंने टाइमली एग्जिट नहीं लिया। सो वो चीज समझना जरूरी है। इसीलिए आप देखोगे कि हम भी यहाँ पे जो मोस्टली जो चीजें डिस्कस करते हैं वो बिजनेस स्पेसिफिक होता है, या किसी भी कंपनी को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा कोशिश होता है कि एक सेक्टर के एटलीस्ट 3-4-5 कंपनीज को हम डिस्कस करें, जिससे एक बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाए हमारा, rather देन कि एक कंपनी को पकड़ लिया एंड उस पर हम कुछ भी बोले जा रहे हैं कहीं से डेटा वगैरह लेकर के। सो इट्स बेटर कि जितना बिजनेस स्पेसिफिक आपका माइंडसेट हो, एंड चाहे आप कम ही सेक्टर्स ट्रैक करो, लेकिन जिस भी सेक्टर को आप फोकस कर रहे हो उसकी टॉप 4-5-6 कंपनीज को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना आपको आइडिया नहीं होगा कि वो जो आपका पोर्टफोलियो में बिजनेस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, या वो उसमें कितनी अच्छे बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी है। सो ये सारी चीजें थी विच आई थॉट कि डिस्कस करना जरूरी है। बाकी बिजनेस एनालिसिस हमारा कंटिन्यू रहेगा। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।